नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राशि चतुर्वेदी। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। चुनावी मंजर चल रहा है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना नामांकन वाराणसी में दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले 2014 में प्रधानमंत्री ने एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी, तो वहीं 2019 में भी प्रधानमंत्री ने अपना जलवा बरकरार रखा था और अब 2024 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री ने तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल किया है। वाराणसी से तीसरी बार उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। वाराणसी में पीएम ने गंगा पूजन भी किया और इसी के साथ ही काल भैरव मंदिर में भी उन्होंने दर्शन किए। तो क्रूज से नमो घाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 और 2019 में वाराणसी से उन्होंने दर्ज की थी अपनी जीत और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय से उनका मुकाबला होगा इस सीट पर। अगर इस सीट की बात की जाए, किसी भी जगह पर सीट का जो सियासी समीकरण होता है या जो नंबर गेम होता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर वाराणसी सीट की बात की जाए तो 1991 के बाद से सिर्फ एक बार ही वाराणसी सीट कांग्रेस के पास गई है। वहीं 2019 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर कमल खिलाया है। बीजेपी का परचम इस सीट पर लगातार फहरता रहा है और अब ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। वाराणसी लोकसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उतर चुके हैं। ज्यादा जानकारी के साथ शैलेंद्र यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। शैलेंद्र, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से वाराणसी की लोकसभा सीट पर अपना परचम लहराते रहे हैं। 2014 में जीत दर्ज की, 2019 में जीत दर्ज की, अब 2024 के लिए चुनावी ताल प्रधानमंत्री ने ठोक दिया। क्या लगता है, किस तरीके के समीकरण देखते हैं वाराणसी में? जी, बताते चले कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी मर्तबा जो है वाराणसी से नॉमिनेशन किया है, तो उसका एक खासा असर यहाँ पे कारण ये था कि सेंटर पॉइंट है पूर्वी उत्तर प्रदेश का। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि सबसे उनकी लोकप्रिय जगह थी यहाँ पे, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, देवोदेव महादेव की नगरी है, तो इस नाते यहाँ पे आए। उसके आप बताते चले कि आधा दर्जन के लपेट में करीब जो है यहाँ पे मिनिस्टर्स थे सेंट्रल के। और इसके साथ साथ बताते चले कि यहाँ पे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ थे, रामदास अठावले थे और जयंत चौधरी थे। इसके साथ साथ बात की जाए तो कई एक ऐसे कद्दावर नेता जो देखने को मिले यहाँ पे, जिनका जो जनाधार है यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर का है, संजय निषाद का है, तो जिनका जनाधार है वो अनुप्रिया पटेल है, तो उनके साथ यहाँ पे पहुंचे हुए थे। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी जिसको कहा जा सकता है, इससे पहले भी कल प्रधानमंत्री ने जो है अपना रोड शो वाराणसी में किया था। क्या लगता है, इस रोड शो के जरिए जिस तरीके से समर्थन हासिल करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, लोगों का प्यार आशीर्वाद बटोरना चाहते हैं, क्या वो आगे जाकर के वोट में तब्दील हो पाएगा? जी, एकदम निश्चित तौर पे बात की जाए तो जो पीएम के साथ जो भी लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे, जिस तरीके से यहाँ लोग आए, और इसका एक सीधा सीधा असर जो है वोट बैंक पे अवश्य ही पड़ेगा। कारण इसके पीछे एक ये रहा है कि जो जमीन जो है इनकी तैयार है इस समय, और हर जो जाति के जो नेता जो है उनके लीडरशिप जो है आप जो कर रहे हैं इस समय, और उनको कहीं ना कहीं से एक पद भी है इसमें, सेंट्रल में कोई मिनिस्टर है तो कोई स्टेट में कोई मिनिस्टर है, तो इसका कहीं ना कहीं से सीधा जो असर जो है बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। प्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। वाराणसी से तीसरी बार उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और इसी के साथ ही प्रधानमंत्री ने गंगा पूजन किया। काल भैरव मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्रूज से नमो घाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2014 और 2019 में भी वाराणसी से उन्होंने जीत दर्ज की थी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय रॉय से उनका मुकाबला होगा। वहीं अगर सीट की बात की जाए तो 1991 के बाद से सिर्फ एक बार ही वाराणसी सीट जो है कांग्रेस के पास गई है और वहीं 2019 के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना परचम लहराती रही है और अब ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। तो वाराणसी लोकसभा चुनाव के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उतर चुके हैं।
पीएम मोदी ने तीसरी बार इस सीट से नामांकन भरा और बीजेपी का दावा है कि वो इस बार पिछली चुनावी जीत से भी बड़ी जीत दर्ज करेगी। और वहीं अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, नॉमिनेशन फाइल किया है और इसी के साथ ही उन्होंने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले एक भव्य रोड शो भी निकाला और इस दौरान जो है उनके साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। तमाम जो दावे हैं, वादे हैं, वो कंगना रनौत की तरफ से किए गए हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार हैं कंगना रनौत और इसी के साथ ही पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन से पहले उनकी तरफ से एक रोड शो किया गया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। पडल मैदान से सेरी मंच तक उन्होंने ये रोड शो निकाला। वहीं मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं कंगना रनौत। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से उनका मुकाबला होगा। हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंगलवार को नामांकन यानी कि आज नामांकन दाखिल किया और इससे पहले उन्होंने मंडी में रोड शो निकाला। रोड शो पड्डल मैदान से शहरी मंच तक निकाला गया और उनके साथ इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। कंगना को समर्थन देने के लिए लोकसभा क्षेत्र की 17 विधानसभा सीटों से भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे और मंडी से कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह जो हैं उनके खिलाफ इस सीट पर उतरे हुए हैं। किंग वर्सेस क्वीन मंडी सीट पर देखने को मिलेगा। हमें उसी दिन से पता चल गया था जब कश्मीर में जाने से बच्चा बच्चा डरता था। हमें पता चल गया था कि ये कोई साधारण मानवीय नहीं है। 90 के दशक में जब आपको पता है कश्मीरी पंडितों के टुकड़े कर करके जब कश्मीर से बाहर उनको निकाल दिया गया था, भारत का प्रशासन भी वहां जाने से डरता था। उस वक्त नरेंद्र मोदी जी ने झंडा उठाकर ऐलान करके वहां पे चौराहे पे झंडा गाड़ा था और भारत माता के नारे लगाए थे। उसी तरह श्री राम जिन्हें सिर्फ एक काल्पनिक किरदार बनाकर कांग्रेस वालों ने एक टेंट में रखा था। वो कहते थे कि श्री राम कभी हुए ही नहीं, वो एक काल्पनिक किरदार है। सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले, सब सबूत मिलने के बाद भी उस केस को लटकाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ऑफिस में आए, उन्होंने सबसे पहले राम मंदिर का काम चलाया और आज राम मंदिर जो है वो पूरे विश्व के लिए एक हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बना हुआ है। तलवार के दम पर नहीं, किसी और डर पर नहीं, आज नरेंद्र मोदी पूरे विश्व का जो मार्गदर्शन है वो सुविचार के दम पर, सनातन के दम पर और भाईचारे के दम पर कर रहे हैं। और वहीं अब बात करते हैं बिहार की। दरअसल बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का निधन हो चुका है। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस, अंतिम सांस ली और इसी के साथ ही कैंसर जैसी बेहद ही खतरनाक बीमारी से वो जूझ रहे थे। और इसी के साथ ही दिल्ली से पटना अब उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। राजधानी के गुलबी घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा। पटना के दीघा घाट पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के अंतिम संस्कार की तैयारियां फिलहाल पूरी हो चुकी हैं। थोड़ी देर में उनके पार्थिव शरीर को, उनके पार्थिव देह को दिल्ली से पटना एयरपोर्ट लाया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं का जुटना भी शुरू हो चुका है। जो जानकारी फिलहाल सामने आ रही है, उनके पार्थिव शरीर को बीजेपी के झंडे में लपेटकर घाट तक ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार में शामिल होने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम करीब 4 बजे पटना पहुंचेंगे और इसके बाद सुशील मोदी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो एयरपोर्ट से पार्थिव शरीर को सीधे उनके घर ले जाया जाएगा और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जेपी आंदोलन से वो उभरे थे और बिहार की सियासत में एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा।